एक ऐसी स्थिति की कल्पना करना काफी दिलचस्प है जहां एक कंपनी का मुनाफा अचानक 176% की छलांग लगाता है। बिल्कुल, किसी भी निवेशक का ध्यान खींचने के लिए काफी है ना? और शेयर बाजार में वो एकदम हैरत अंगेज रिटर्न देती है, बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के टेंडर भी हासिल कर रही है। सही बात है। लेकिन उसी कंपनी के पास अपने एक आम ग्राहक का 16 प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए महज 100 मीटर तार खरीदने का बजट या सिस्टम ही मौजूद नहीं है। ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है। अजीब तो है, और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि आज के कॉर्पोरेट जगत की एक बहुत ही वास्तविक केस स्टडी है। देखिए, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी भी वित्तीय विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर दे। आमतौर पर अक्सर ये माना जाता है कि अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उसका जो ऑपरेशनल ढांचा है ना, वो भी उतना ही सुदृढ़ होगा। हाँ, आम धारणा तो यही है। बिल्कुल, लेकिन जब हम वित्तीय बाजारों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो अक्सर ये सामने आता है कि स्प्रेडशीट पर दिखने वाले शानदार आंकड़े और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई हो सकती है। और आज के हमारी इस गहन विश्लेषण का, मेरा मतलब है आज की इस विस्तृत चर्चा का केंद्र बिंदु बिल्कुल यही खाई है। आज हम सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड के दो बिल्कुल विपरीत चेहरों की पड़ताल करेंगे। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है उनमें कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट्स और रणनीतिक साझेदारियों के दस्तावेज शामिल हैं, लेकिन साथ ही बाजार विश्लेषकों का वो डेटा भी है जो इसे स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग दे रहा है। जी, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल, और ग्राहकों के सीधे रिव्यूज भी हैं जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो ये डिकोड करना है कि कैसे एक कंपनी जो ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे भविष्य के सबसे बड़े मेगा ट्रेंड्स के बिल्कुल बीचों बीच है, वो ऑपरेशनल स्तर पर इतना संघर्ष कर रही है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ हेडलाइन नंबर्स या कागजी ग्रोथ के आधार पर किसी भी व्यवसाय का मूल्यांकन करना कितना भ्रामक साबित हो सकता है। तो चलिए सीधे वित्तीय आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। स्रोतों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 मतलब FY25 के नतीजे ऐसे हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। बिल्कुल, नंबर्स बहुत अग्रेसिव हैं। हाँ, कंपनी के रेवेन्यू में 91% की भारी भरकम वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब 676.8 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अरे वाह, 91%! और सिर्फ यही नहीं, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट को देखा जाए तो उसमें 176.5% का अभूतपूर्व उछाल आया है। ये 32.6 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। मतलब इतने कम समय में मुनाफे का लगभग 3 गुना हो जाना, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। और देखिए, इस असाधारण वृद्धि के पीछे की मुख्य वजह कंपनी का रणनीतिक बदलाव है। वो कैसे? अगर इस ग्रोथ को व्यापक सेक्टोरल रुझानों के चश्मे से देखा जाए ना, तो स्पष्ट होता है कि सर्वोटेक ने अपना पूरा ध्यान पारंपरिक उत्पादों से हटाकर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित कर दिया है। अच्छा, मतलब पूरा फोकस ही शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल। वर्तमान में भारत सरकार और वैश्विक नीतियां जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही हैं, कंपनी उसका सीधा फायदा उठा रही है। सरकारी समर्थन की बात करें तो स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुबंध का जिक्र है। आंध्र प्रदेश सरकार की एजेंसी है ना, NREDCAP। हाँ, NREDCAP। हाँ, उनकी ओर से इन्हें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 73.70 करोड़ रुपए का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है। ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है। जी, इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 5,886 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के घरों में सोलार पैनल लगाए जाने हैं। मतलब ये केवल एक टेंडर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सरकारी विजन का हिस्सा लगता है। हाँ, और यहाँ यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के तंत्र को समझना बहुत आवश्यक है। ये यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन क्या होता है? देखिए, अक्सर सरकारें या जो बिजली वितरण कंपनियां होती हैं, डिस्कॉम्स, वो व्यक्तिगत स्तर पर छोटे छोटे रूफटॉप प्रोजेक्ट्स लगाने के बजाय हजारों घरों की मांग को एक साथ जोड़ देती हैं, मतलब एग्रीगेट कर देती हैं। अच्छा, ताकि स्केल का फायदा मिले। बिल्कुल। फिर वो सर्वोटेक जैसी कंपनियों को एक मुश्त टेंडर देती हैं। इससे कंपनी को एक साथ बहुत बड़ा वॉल्यूम मिल जाता है और उनकी ऑर्डर बुक रातों रात मजबूत दिखने लगती है। समझ गई। इस तरह के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को एक प्रकार की स्थिरता प्रदान करते हैं,
क्योंकि मांग की तो कोई कमी रहती नहीं है। सही बात है। ये तो हुई घरेलू विस्तार की बात, लेकिन स्रोतों में एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। जी, चीन वाली साझेदारी की बात कर रही हैं आप। हाँ बिल्कुल। सर्वोटेक ने चीन की ज़ूहाई पिवन न्यू एनर्जी के साथ एक एक्सक्लूसिव डील साइन की है। ये साझेदारी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब BESS के निर्माण के लिए है, जिसे भारत के मेक इन इंडिया मिशन के तहत देश में ही विकसित किया जाएगा। देखिए, ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ना, ये BESS, ये वास्तव में रिन्यूएबल एनर्जी के बुनियादी ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। वो कैसे? मतलब सोलर पैनल से ज्यादा जरूरी है क्या? देखिए, ग्रिड मैनेजमेंट के नजरिए से इसे समझना जरूरी है। जी। देखिए, सोलर पावर दिन के समय तो बहुत अधिक बिजली पैदा करता है। हाँ, धूप होती है तो बिजली बनती है। लेकिन शाम के वक्त जब ग्रिड पर पीक लोड आता है, मतलब जब बिजली की मांग सबसे अधिक होती है, तब सोलर जनरेशन शून्य हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सूरज तो ढल चुका होता है। सही कहा। तो ये BESS तकनीक इस अतिरिक्त बिजली को स्टोर करके ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करने और लेटेंसी को कम करने का काम करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई बैटरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये केवल एक साधारण बैटरी नहीं है, बल्कि एक जटिल ग्रिड स्टेबलाइजेशन तकनीक है। इस चीनी कंपनी के साथ साझेदारी करके सर्वोटेक उच्च स्तरीय तकनीकी क्षमता हासिल करने का प्रयास कर रही है। कागज पर देखा जाए तो ये एक बेहद शानदार और अभेद्य रणनीति नजर आती है। बिल्कुल लगती है। ऑर्डर बुक फुल है, विदेशी तकनीक का साथ है, मुनाफा बढ़ रहा है। यहाँ तक कि कंपनी की रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सुधर रहा है। वर्किंग कैपिटल? हाँ, उनका डेटा साइकिल अब 86 दिन का हो गया है और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड घटकर 35 दिन रह गया है। कागज पर तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मतलब ये सब इतना जादुई और आदर्श लग रहा है कि संदेह होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, शंका तो होती है। अगर डेटा साइकिल सुधर रहा है और मुनाफे में 176% की वृद्धि हो रही है, तो क्या ये सारा पैसा वास्तव में कंपनी के बैंक खाते में फ्री कैश फ्लो के रूप में आ रहा है, या ये सिर्फ अक्रूअल अकाउंटिंग का कोई कमाल है? ये एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है। देखिए, अकाउंटिंग के सिद्धांतों के अनुसार जब कोई कंपनी किसी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए इनवॉइस रेज करती है ना, तो वो उसे तुरंत अपने रेवेन्यू में जोड़ लेती है। इससे बैलेंस शीट पर 91% की ग्रोथ दिखने लगती है। अच्छा, मतलब पैसा आया नहीं है, बस इनवॉइस बना है। बिल्कुल। सरकारी विभागों से उस इनवॉइस का नकद भुगतान मिलने में तो महीनों और कई बार तो सालों लग जाते हैं। बाप रे, सालों? हाँ, तो ये जो 86 दिन का डेप्टर साइकिल पिछले सालों के मुकाबले भले ही बेहतर दिख रहा हो, लेकिन एक कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 3 महीने तक अपनी पूंजी का फंसा रहना, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल दबाव पैदा करता है। और मुझे लगता है शायद यही वो बिंदु है जहां कागजी ग्रोथ और जमीनी हकीकत का सीधा टकराव होता है। सही कहा आपने। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट की दुनिया से बाहर निकलकर ग्राहकों के अनुभवों की दुनिया में प्रवेश करते हैं ना, तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। एकदम बदल जाती है। हमारे स्रोतों में जस्ट डायल के 159 रिव्यूज का एक विस्तृत डेटा सेट मौजूद है। कस्टमर रिव्यूज बहुत कुछ बताते हैं। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ औसत रेटिंग देखे तो वो 3.9 है, जो पहली नजर में ठीक ठाक लगती है। लेकिन औसत आंकड़े हमेशा जो टेल रिस्क होता है या जो चरम विसंगतियां होती हैं, उनको छिपा ले जाते हैं। बिल्कुल। किसी भी सर्विस कंपनी का असली परीक्षण उसकी औसत रेटिंग नहीं, बल्कि उसकी 1 स्टार रेटिंग्स की प्रकृति होती है। और इन 1 स्टार रेटिंग्स में दर्ज शिकायतें सच में बेहद चिंताजनक हैं। क्या कह रहे हैं इकराम? एक वेंडर या शायद ग्राहक के रिव्यू में ये स्पष्ट आरोप है कि उनके 6 से 7 लाख रुपए तक के पेमेंट्स कंपनी के पास अटके हुए हैं। 6 से 7 लाख? ये तो बड़ी रकम है। हाँ, और सबसे बुरी बात तो ये बताई गई है कि कंपनी की तरफ से ईमेल्स या फोन कॉल्स का कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। मतलब एक तरफ 676 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और दूसरी तरफ कुछ लाख रुपयों के लिए संचार पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये कैसे संभव है? देखिए, इसे कॉर्पोरेट फाइनेंस की भाषा में वर्किंग कैपिटल मिसमैच कहा जाता है। अच्छा। जब कोई कंपनी बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ती है और सरकारी ठेकों के पीछे भागती है ना, तो उसकी सारी नकदी उन बड़े प्रोजेक्ट्स में फंस जाती है। तो छोटे लोगों का पैसा रोक लेते हैं। बिल्कुल। इसके परिणाम स्वरूप छोटे वेंडर्स या खुदरा ग्राहकों का पैसा अटकने लगता है। 6-7 लाख रुपए का अटका होना ये दर्शाता है कि फ्रंट एंड पर कंपनी तेजी से टेंडर उठा रही है। हाँ, लेकिन बैक एंड पर नकदी का प्रवाह इतना कमजोर है कि दैनिक भुगतानों को रोका जा रहा है।
ये एक स्पष्ट ऑपरेशनल रिस्क का संकेत है। और ये रिस्क केवल वित्तीय भुगतानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो उत्पाद हैं उनकी बुनियादी उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। जय नाम के एक ग्राहक का रिव्यू इस बात का प्रमाण है। उनका कहना है कि सर्वोटेक का हाइब्रिड इन्वर्टर एक सामान्य 1.5 हॉर्स पावर के सबमर्सिबल पानी के पंप का लोड तक नहीं उठा पा रहा है। 1.5 हॉर्स पावर, ये तो बहुत सामान्य लोड है। वही तो, अगर एक पावर सिस्टम कंपनी जो ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज की बड़ी बात कर रही है, उसका घरेलू इन्वर्टर इतनी बुनियादी तकनीकी जरूरत पर फेल हो जाए, तो ये पूरी ब्रांड वैल्यू पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सही बात है। देखिए, हार्डवेयर और रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी विश्वसनीयता के बिना कोई भी कंपनी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। हाँ, सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि अपडेट भेज दिया। बिल्कुल। सॉफ्टवेयर कंपनियों में अगर कोई बग आता है तो उसे दूर से पैच किया जा सकता है, लेकिन हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बार अगर कोई खराब उत्पाद लगा दिया जाए तो उसे सुधारने की लागत यानी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो कंपनी के पूरे मार्जिन को खत्म कर सकती है। बिल्कुल। 1.5 हॉर्स पावर का लोड न ले पाना ये कोई छोटी तकनीकी खामी नहीं है, ये प्रोडक्ट डिजाइन और क्वालिटी टेस्टिंग की गंभीर विफलता को दर्शाता है। और जब ग्राहकों को इन खराब उत्पादों या सेवाओं के लिए मदद चाहिए होती है, तो कंपनी का मैनेजमेंट कैसा व्यवहार करता है, ये भूमिका नाम की एक ग्राहक के अनुभव से पता चलता है। उनका क्या अनुभव रहा? उनके रिव्यू के अनुसार उनका 6 किलोवाट का बड़ा सोलर सिस्टम पूरे 2 महीने तक सिर्फ इसलिए लटका रहा क्योंकि कंपनी के पास इन्वेंट्री में 100 मीटर तार की कमी थी। 100 मीटर तार 2 महीने के लिए, ये तो हद है ना? और जब काम शुरू होने की बात आई तो बिना पहले बताए कुछ छिपे हुए खर्चों की यानी हिडन चार्जेस की मांग की जाने लगी। देखिए, ये जो स्थिति है ना, ये स्केल अप सिंड्रोम का एक क्लासिक और बेहद खतरनाक उदाहरण है। स्केल अप सिंड्रोम? हाँ, ये अक्सर ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में देखा जाता है। अच्छा। जब ऑर्डर बुक की ग्रोथ कंपनी की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्षमता से कई अधिक तेज हो जाती है ना, तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। मतलब मैनेजमेंट संभाल ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। कागज पर कंपनी भले ही दावा कर रही हो कि उनका इन्वेंट्री साइकिल 35 दिन का है, हाँ, जो हमने पहले देखा, लेकिन 100 मीटर तार जैसी बुनियादी चीज के लिए 2 महीने का इंतजार, ये साबित करता है कि उनका लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्रेडिक्शन मॉडल पूरी तरह से चरमरा चुका है। इससे भी अधिक चौंकाने वाला एक अन्य रिव्यू है मेरे पास, जो सीधे कंपनी के शीर्ष नेतृत्व पर मतलब टॉप मैनेजमेंट पे निशाना साधता है। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा गया है? विशाल नाम के एक यूजर ने अपने रिव्यू में कंपनी के डायरेक्टर रमन भाटिया का नाम लेते हुए लिखा है कि वो सोशल मीडिया पर पीआर स्टंट्स और मार्केटिंग में बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक अपनी शिकायत लेकर आता है तो मैनेजमेंट की तरफ से पूरी तरह चुप्पी साध ली जाती है। ये तो नेतृत्व की प्राथमिकता के बारे में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। देखिए, आजकल कई हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खुद को सिलिकॉन वैली के टेक स्टार्टअप्स की तरह पेश करने की कोशिश करती हैं, जहां सारा जोर मार्केटिंग, पीआर और नैरेटिव बिल्डिंग पर होता है। दिखावा ज्यादा, काम कम। सही कहा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक एग्जीक्यूशन का खेल है। हाँ, जमीनी काम है ये। बिल्कुल। अगर डायरेक्टर का ध्यान जमीनी स्तर के ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल और ग्राहक सेवा से हटकर सिर्फ सोशल मीडिया की छवि सुधारने पर केंद्रित हो जाए, तो कंपनी की नींव का कमजोर होना तो तय है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों बिल्कुल विपरीत तस्वीरों का मतलब एक तरफ 1776% की प्रॉफिट ग्रोथ और दूसरी तरफ 100 मीटर तार के लिए तरसते ग्राहक। हाँ, इसका बाजार कैसे मूल्यांकन कर रहा है? स्वतंत्र बाजार विश्लेषक इस विरोधाभास को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, शेयर बाजार अंततः एक बहुत ही तार्किक और निर्मम तंत्र है। वो लंबी अवधि में कहानियों से नहीं बल्कि जमीनी नतीजों से संचालित होता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार प्रमुख वित्तीय विश्लेषण प्लेटफॉर्म मार्केट्स मोजो ने सर्वोटेक को स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग दी है। स्ट्रॉन्ग सेल? ये तो बहुत स्पष्ट चेतावनी है। बिल्कुल, मतलब उनका सीधा सुझाव है कि निवेशकों को स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। इसी तरह ट्रेंडलाइन जैसे प्लेटफॉर्म ने भी इसे एक्सपेंसिव परफॉर्मर का स्पष्ट टैग दिया है। और एक्सपेंसिव परफॉर्मर के इस टैग को अगर हम वैल्यूएशन के चश्मे से देखें तो स्रोत बताते हैं कि इस समय इस शेयर का पीई रेशियो 64.5 है और प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो 7.5 है। इन आंकड़ों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे हैं। देखिए,
अगर कोई AI या सॉफ्टवेयर आधारित SaaS कंपनी 64.5 की PE पर ट्रेड कर रही हो तो एक बार को इसे जायज ठहराया जा सकता है। क्योंकि उनका खर्चा कम होता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जो लागत होती है ना, मार्जिनल कॉस्ट, वो लगभग 0 होती है और मार्जिन बहुत अधिक होते हैं। समझी। लेकिन सर्वोटेक एक हार्डवेयर कैपिटल इंटेंसिव EPC कंपनी है। यहाँ अगर आपको दोगुना रेवेन्यू चाहिए तो आपको दोगुना कच्चा माल, इन्वेंट्री और लेबर भी चाहिए। सही बात है, हवा से तो इन्वर्टर बनेंगे नहीं। बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से इस सेक्टर के मार्जिन बहुत सीमित होते हैं। ऐसे में 7.5 का प्राइस टू बुक रेशो ये बताता है कि बाजार कंपनी के हार्ड एसेट्स की असल कीमत से 7.5 गुना अधिक पैसा दे रहा है। बाप रे, 7.5 गुना। हाँ, ये एक ऐसा वैल्यूएशन है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बची ही नहीं है। लेकिन अगर ऐतिहासिक चार्ट्स पर नजर डाली जाए तो पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 6138% का रिटर्न दिया है। जी बिल्कुल दिया है। इसे तो एक क्लासिक मल्टी बैगर कहा जाएगा ना। जिसने भी शुरुआती दौर में पैसा लगाया होगा उसने तो भारी मुनाफा कमाया होगा। इसमें कोई शक नहीं है। ये जो 5 साल का मल्टी बैगर रिटर्न था वो उस हाइप साइकिल का परिणाम था, जब भारत में EV चार्जिंग और सोलर एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी लहर उठी थी। हाँ, सब लोग ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे। बिल्कुल, निवेशकों ने वर्तमान कमाई के बजाय भविष्य के अनगिनत सपनों पर पैसा लगाया। लेकिन बाजार का रुख हमेशा एक सा तो रहता नहीं है। जरा पिछले 1 साल के आंकड़ों का विश्लेषण करें। हाँ, स्रोत साफ तौर पर दर्शाते हैं कि पिछले 1 साल में ये शेयर लगभग 31% गिर चुका है। यही वो मोड़ है जहां भविष्य की उम्मीदें और वर्तमान हकीकत ये आपस में टकराती हैं। 31% की ये गिरावट ये कोई सामान्य बाजार सुधार या करेक्शन नहीं है। तो ये क्या है? ये इस बात का संकेत है कि बाजार अब भविष्य के बड़े-बड़े दावों और PR अभियानों को डिस्काउंट कर चुका है और अब उसका ध्यान उन अटके हुए पेमेंट्स, फेल होते इन्वर्टर्स और कमजोर बैकएंड सपोर्ट पर जा रहा है। मतलब सच्चाई सामने आ रही है। बिल्कुल, मार्केट्स मोजो की रिपोर्ट भी इसी बेरिश पैटर्न की ओर इशारा करती है। इस पूरी वित्तीय और ऑपरेशनल स्थिति को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आ रही है। बताइए, क्या है वो? ये स्टडी बिल्कुल उस बेहद महंगी चमचमाती स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसका इंजन यानी इसकी रेवेन्यू ग्रोथ और सेक्टर की टेलविंड्स वो तो बहुत शोर मचा रहा है। बाहर से देखने में गाड़ी शानदार है। बिल्कुल, बाहर से देखने में गाड़ी बेहद तेज लग रही है, लेकिन जैसे आप कार के अंदर बैठते हैं और इसे असल सड़क पर उतारते हैं तो क्या होता है? तो पता चलता है कि गाड़ी का स्टीयरिंग और ब्रेक यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल है और कस्टमर सर्विस है, वो पूरी तरह से जाम हो चुके हैं या काम ही नहीं कर रहे। अरे वाह, क्या तुलना किया आपने, है ना? ऐसी कार किसी सीधी खाली सड़क पर कुछ देर के लिए बहुत तेज तो भाग सकती है, लेकिन जैसे ही रास्ते में कोई जटिल मोड़ आएगा, इसके क्रैश होने का खतरा 100% बना रहता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। निवेश और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के नजरिए से देखें तो किसी भी कंपनी का इंजन उसे आगे तो धकेलता है, बिल्कुल, लेकिन उसे सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचाने का काम उसका स्टीयरिंग और ब्रेक ही करते हैं। सही कहा। अगर बैकएंड ऑपरेशंस इतने कमजोर हैं कि 100 मीटर तार के लिए 2 महीने काम रोकना पड़े, तो ये ब्रेक फेल होने के समान ही तो है। बिल्कुल है। विश्लेषकों की जो स्ट्रॉन्ग सेल रेटिंग है वो उसी संभावित क्रैश की एक पूर्व चेतावनी है। बाजार साफ साफ कह रहा है कि जब तक कंपनी अपनी ऑपरेशनल नींव को मजबूत नहीं करती, तब तक इसके इंजन की आवाज पर भरोसा करना बहुत जोखिम भरा है। तो अगर आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकाला जाए तो सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड कॉर्पोरेट जगत का एक जीता जागता विरोधाभास है। एकदम सही। एक तरफ ईवी और सोलर सेक्टर की शानदार टेलविंड्स है, बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 176% प्रॉफिट ग्रोथ के हेडलाइन नंबर्स हैं, और ठीक दूसरी तरफ एक चरमराया हुआ बैक एंड है, त्रस्त ग्राहक हैं, अत्यधिक महंगा वैल्यूएशन है और एक ऐसा मैनेजमेंट है जो जमीनी समस्याओं को सुलझाने से ज्यादा PR में व्यस्त नजर आता है। देखिए, इस केस स्टडी से सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक सबक यही मिलता है कि किसी भी व्यवसाय का मूल्यांकन करते समय केवल स्प्रेडशीट पर चमकने वाले आंकड़ों या प्रेस रिलीज पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। रेवेन्यू का बुक होना और वास्तव में कैश का कंपनी में आना, ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। स्वतंत्र रेटिंग्स
और ग्राहकों की आवाज, ये अक्सर वो सच्चाई बयां कर देती हैं जिसे सुंदर बैलेंस शीट्स छुपाने की कोशिश करती हैं। सही कहा। कागज पर बने किसी शानदार महल की भव्यता देखकर उसकी नींव की कमजोरी को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसी विस्तृत चर्चा के बीच ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। एक ऐसा प्रश्न जिस पर शायद हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? एक कोई कंपनी भविष्य की सबसे अहम और तेजी से बढ़ती तकनीकों जैसे ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिल्कुल केंद्र में स्थापित हो जाती है, तो क्या सिर्फ उस सही सेक्टर में होने का फायदा एक लंबे समय तक उसके खराब मैनेजमेंट और कमजोर ग्राहक सेवा को ढकता रह सकता है? बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर ऑपरेशनल विफलता और ग्राहकों की अनदेखी अंततः उस सेक्टर के पूरे हाइप को मात देकर कंपनी को बाजार से बाहर कर ही देती है? ये सच में एक बेहद प्रासंगिक सवाल है। और देखिए, ये केवल इस एक कंपनी की कहानी नहीं है। हाँ, ये तो एक पैटर्न लग रहा है। बिल्कुल, ये तेजी से बढ़ते हर उस नए सेक्टर पर लागू होता है जहां कंपनियां रातों रात बड़ा बनने की होड़ में अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं ना, हाँ? उनको पीछे छोड़ देती हैं। सही बात है। क्या महज सही समय पर सही जगह मौजूद होना ही सफलता की गारंटी है, या फिर उस सफलता को बरकरार रखने के लिए जमीनी स्तर पर सिस्टम का काम करना भी उतना ही जरूरी है? बिल्कुल, सिस्टम के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। तो इसी सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले गहन विश्लेषण में एक नए विषय और नए नजरिए के साथ फिर मुलाकात होगी।